गुड आफ्टरनून। मैं राम ओसी SLA लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, भारत में कैसे इसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हुआ इंश्योरेंस का, उस पर जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इंडियन परिप्रेक्ष्य में पुराने ज़माने से और आज के ज़माने के हिसाब से भी। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इन इंडिया इंश्योरेंस हैज़ ए डीप रूटेड हिस्ट्री और इंश्योरेंस फाइंड्स प्लेस इन द मनुस्क्रिप्ट स्मृति, याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र। किसी न किसी रूप में वहाँ पे इंश्योरेंस की बात आई है, चर्चा में आया है। द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस हैज़ बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस टाइम इमोर्टल, पहले से ही। Overseas traders practice a system of the marine insurance. The fire insurance was also in the book and the joint family system in India. जो हिंदू जॉइंट फैमिली है ना, उसमें भी तो इंश्योरेंस ही डाल रहे हैं। सबके लिए सिक्योर्ड लाइफ है, पूलिंग हो रही है, पूलिंग से है। तो द टू स्ट्रीम्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस हमारे देश में कौन कौन से? एक LIC का है, लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ का बीमा करते हैं, एक नॉन लाइफ का बीमा करते हैं, जिन्हें जनरल इंश्योरेंस करते हैं, जनरल करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो बीमे हो रहे थे वो लाइफ इंश्योरेंस के हैं, और आज प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं। पहले भी लाइफ इंश्योरेंस था, सब प्राइवेट सेक्टर में था, उसको LIC को ला करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1956 में, सारी कंपनियों को फेमस करते हैं। ऐसे जनरल उसके सारी कंपनियों को मर्ज करके जिम्मे एक्ट 1972 बना था। द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन हिंदूज पेक्यूलियर was in itself method of the social insurance of every member of the family। ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, वो भी इंश्योरेंस का एक पार्ट था। और दो स्कीम हुई। द इंश्योरेंस सेक्टर आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैपिटल मोबिलाइजेशन। इंश्योरेंस से एक तो लाइफ सिक्योर हो रही है, दूसरा प्रॉपर्टी सिक्योर की जा रही है, तीसरा क्या है? द इंश्योरेंस सेक्टर आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैपिटल मोबिलाइजेशन। द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम गिवन बाई वन इंश्योर इन ए पूल ऑफ 1000 and lakhs। तो क्या करता है? कैपिटल जनरेट कर देता है। कैपिटल जनरेट कर देता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सब रास्ते बनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि LIC बहुत बिल्डिंगें पूरे इंडिया में हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में है, कैपिटल के रूप में है, और LIC की एसेट के रूप में है। लेकिन देश के डेवलपमेंट में, विकास में भी काम में आ रहे हैं। नो इंश्योरेंस कंपनी रन्स इनटू ए लॉस। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसमें कि ये कहा जा सके कि इंश्योरेंस कंपनियां हमेशा लॉस में रहती नहीं रहती है। तो इसलिए ये क्या करती हैं? कई चीज़ें डेवलप करती हैं। एक तो कैपिटल का, एसेट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, और कैपिटल मनी जो देश की है वो भी बढ़ती है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और लाइफ सिक्योर होती है, प्रॉपर्टी सिक्योर होती है। ये सारे इसके इंश्योरेंस के फ़ायदे रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारा देश है फेडरल कंट्री, जहाँ पे स्टेट और सेंटर में एक बैलेंस बनाया जाता है, और बैलेंस है। इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में है, और सेंट्रल लिस्ट में है तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करती है। द सब्जेक्ट इंक्लूड इन दिस लिस्ट आर द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंटर। तो सेंटर के पास ही इसके पावर है। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया एंड हेंस द लॉ इन दिस रिकॉर्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है रूल, तो पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में जितने भी स्टेट है सब जगह फॉलो होता है। द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ गॉन थ्रू ऑल। कैसे? 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? जिसमें ये इसके थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेज हैं, आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से। फॉर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका इतिहास भी जानेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, और कब ये नेशनलाइजेशन हुआ, इंश्योरेंस बिजनेस कब नेशनलाइज हुआ। एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर की एंट्री कब हुई? पहले भी प्राइवेट था, फिर बीच में भी प्राइवेटाइजेशन हुआ। इरा प्राइवेटाइजेशन इन इंश्योरेंस बिजनेस
जो अभी ये इरा चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, उस इरा पे भी डिस्कशन करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिजनेस, इंश्योरेंस लॉ इन इंडिया हैज़ इट्स ओरिजिन इन द यूनाइटेड किंगडम विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश फर्म। ब्रिटिश फर्म बनी थी क्योंकि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, मीन्स कॉमनवेल्थ देशों में से गिना जाता था, और हम लोग एक तरह से स्वतंत्र नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। इंडिपेंडेंस तो हम हुए हैं 1947 में। तो इसलिए जो है ना, यूनाइटेड किंगडम ने ही यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, मतलब रिटेन ब्रिटिश लोगों ने फर्म इस्टेब्लिश किया, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन 1818 कलकत्ता में किया, फॉलोड बाई दूसरी बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1923 बॉम्बे, एंड तीसरी कंपनी 1874 उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो इस्टेब्लिश की गई। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी इन 1871 में इंडियंस वर चार्ज, हमें क्या ब्रिटिश के लोग जो है ना, इंडियंस पे 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं। वो अपने लिए उनका 20% लेस रहता था, यहाँ के लिए 20% ज़्यादा चार्ज करते थे, क्योंकि उनका रूल चल रहा था और उनकी कंपनी थी। The first statutory measure in India to regulate the life insurance business was in 1912. 1912 में हुआ with the passing of the Indian Life Insurance Companies Act 1912। 1912 में रेगुलेशन बना जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल कर रहा था काइंड ऑफ इंश्योरेंस पर स्टिल इन, जबकि दूसरे नॉन लाइफ इंश्योरेंस और दूसरे जिसको मरीन इंश्योरेंस है और तरह के इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस थे, वो इसकी फ्रिज से बाहर थे। जनरल इंश्योरेंस ऑन दी अदर हैंड हैज आल्सो इट्स ओरिजिन इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ये तो LIC करती है, यूनाइटेड किंगडम से जनरल इंश्योरेंस भी आ रहा है। कैसे दी फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ट्राइटन या ट्रीटन जो भी कह सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज प्रमोटेड इन 1850 बाई ब्रिटिश नेशनल। जो ब्रिटिश नेशनल थे उन्होंने इसको आगे किया था, कलकत्ता में बनाया था। द ट्रीटन इंश्योरेंस कंपनी वॉज प्रमोटेड इन 1850 बाई द ब्रिटिश नेशनल इन कलकत्ता। The first general insurance company established by the Indian was Indian Mercantile। Indian Mercantile इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, ये इंडियन पे इन्होंने स्थापित किया, और ये 1907 में हुई। 1907 इवेंचुअली विद द ग्रोथ ऑफ द फायर एक्सीडेंट एंड मरीन, इसे जनरल में लिया गया, जनरल इंश्योरेंस में लिया गया, मीन्स नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गया। इवेंचुअली विद द ग्रोथ ऑफ द फायर एक्सीडेंट एंड मरीन इंश्योरेंस the need was felt to bring such kind of insurance within the purview of। अब तो 1912 में उन्होंने LIC को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए, लेकिन इसको भी कंट्रोल करने के लिए तो नियम होने चाहिए। 1912 के अंदर इसको लाने की कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि लेजिस्लेशन में द वाइल देयर वर ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सच लेजिस्लेशन ओवर द ईयर्स, नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाज फाइनली रेगुलेटेड इन 1938। वो हो नहीं पाया 1938 में जो इंश्योरेंस एक्ट बना, तो उससे ये रेगुलेट करने का मतलब ये रूल्स बनाए गए, रूल्स रेगुलेशन चलाने के लिए, ऑपरेशन के लिए और कंट्रोल के लिए बनाए गए 1938 में। मैं ईयर वाइज जो चीज़ें हैं वो जो घटित हो रही हैं उन्हीं को बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, और डिटेल में तो कहानी है, हिस्ट्री टाइप की है। ऐसे ही फिर अब ये समझिए जनरल इंश्योरेंस को डिफाइन कैसे करें। जनरल इंश्योरेंस है क्या क्या? जनरल इंश्योरेंस में आता है फायर इंश्योरेंस बिजनेस है, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस है, मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस है, फिर सिंगली, चाहे सिंगल रूप में हो और चाहे दो कम्बिनेशन में भी आ रहे हैं। और आपको यहाँ समझना है कि मिसलेनियस इंश्योरेंस में काफ़ी इंश्योरेंस आ गए, और जिसमें से मोटर भी है और जिसमें इंजीनियरिंग भी है और भी एग्रीकल्चर वगैरह सब उसी में आ जा रहे हैं। जितने भी बीमे हैं सब मिसलेनियस में समायोजित हो जाते हैं, इन मरीन के अलावा, मरीन को फायर के अलावा। फायर पहले से था इसलिए फायर को ले रहे हैं। पहला पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, दूसरा पॉइंट है नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया जनवरी 1956 में क्या हुआ, LIC एक्ट बना, और LIC एक्ट बनने से LIC को नेशनलाइज कर दिया गया, प्राइवेट कंपनी को मिला दिया गया, और वो उसकी समझते हैं कि कौन सी प्राइवेट कंपनी पहले कैसे क्या हुई। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में 245 इंश्योर्ड पीपल भारत
और बाहर के भी मिला करके थे। और उनका प्राइवेट प्रोविडेंट सोसाइटी देन ऑपरेटिंग इन इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के बाद उन्होंने क्या किया, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वॉज फॉर्म, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फर्दर इट वाज मेड लाइक एक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू कंडक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। भारत में ही इसको करने के लिए दिया गया। एंड लाइफ्स ऑफ द पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडेड द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाहर के लोगों को लाइफ एश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। वो रेगुलेशन में द एक्सेप्शन वाज हाउएवर नॉट एब्सोल्यूट एंड द क्यूरियस प्रोविजंस एग्जिस्टेड। Such company, firm and person would not be permitted to insure the life of any person ordinarily resides outside of India। कोई बाहर वाले के लिए बात हो रही है। उन्होंने फैमिली पेंशन स्कीम, उसके बाद क्या है फैमिली पेंशन स्कीम 1948, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन फंड 1952 ये भी थे, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस फंड था। इन सबको अलग एक्ट से, अलग रेगुलेशन से रेगुलेट किया जाता है। LIC एक्ट को LIC एक्ट से रेगुलेट करते हैं। अलग ये भी थोड़े लाइफ को सिक्योर करते हैं कि आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द 1938 एक्ट। जो 1938 में अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था उससे इसको बाहर ले लिया गया। उसका बनने के बाद एंड गवर्न बाई द प्रोविजंस ऑफ द LIC एक्ट। LIC एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको the provisions of the section 43 of the LIC Act adopt certain provisions of Insurance Act 1930 instead there are कुछ मेंशनड है उसमें, इंश्योरेंस एक्ट में मेंशनड है कि वो ये चीज़ें उसमें जाएंगी, वो चीज़ें मतलब वो अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे। सेक्शन है वहाँ पे, लेकिन वो बताते हैं कि यहाँ का अधिकार वहाँ पे है LIC एक्ट में ये, बट नॉट द एक्ट एज ए होल। पूरे adopt certain provisions of Insurance Act 1938 and indicated therein and therefore this section mentioned therein would apply to the affairs of the LIC. The general insurance business was also nationalized with effect from the January 1, 1973 through the introduction of the General Insurance Business Nationalization Act 1972। GIC जिसको कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जो पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद फिर ये इंश्योरेंस कंपनियों का किया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये है कि जिग्ना एक्ट बना, तो GIC एक्ट, जिसे जिग्ना एक्ट 1972 के अंदर जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ थी भारत में चल रही थी 200 के लिए, सबको इकट्ठी करके गवर्नमेंट की जो GIC बनाई, उसके 4 पार्ट किए। 4 पार्टों को कंट्रोल किया। मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? GIC कर रहा है। और वो एक्ट जो जिग्ना एक्ट है वो उसी इंदिरा जी के पीरियड में ही पास हुआ था। उसे to secure the development of the general insurance business in India and for the regulation and control of the business, the GIC was established by the central government in accordance with the provisions of the Life Insurance Companies Act 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया। तो LIC ऑफ इंडिया एक्ट अलग एक्ट है, वो अलग एक्ट से पास हुआ है, लेकिन ये जो है कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाया गया था। कंपनीज एक्ट नवंबर 1972 एंड कनेक्टेड बिजनेस ऑन जनवरी 1, 1973 से अपना उनका काम चालू हो गया। आफ्टर एंड 7 कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज ऑफरिंग जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया, these companies पर amalgamated and grouped into 4 subsidiary, जैसा बताया कि नेशनल न्यू इंडिया, यूनाइटेड और ओरिएंटल है, उन सब चारों में कर दिया गया। एंड यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस इंडिया, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। द बल्क ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस of fire, marine, motor and miscellaneous insurance business is undertaken by the 4 subsidiary। ये तो पहले की बात, ये ग्लोबलाइजेशन से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले, प्राइवेटाइजेशन से पहले, IRD एक्ट से पहले की बात। एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। अब तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं, एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स कैसे। सिंस 1956 विद द नेशनलाइजेशन हुआ LIC का, 72 में GIC का, उनके उसके बाद में हुआ क्या है कि वो LIC एंड GIC है प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया एंड प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया थ्रू एन एक्सटेंसिव नेटवर्क।
फॉर एग्जाम्पल करेंटली दी LIC हैज नेटवर्क ऑफ 7 जोन्स, 7 जोन हैं उनके, एंड 100 डिवीजन्स ओवर और भी ज़्यादा होंगे, 2000 ब्रांचेज। LIC हैज ओवर 5,50,000 एजेंट्स एंड ओवर 100 बिलियन लाइफ्स आर कवर्ड। जैसा कि इंश्योरेंस से क्या है, इंश्योरेंस से कई चीज़ें हैं, एक तो लाइफ सिक्योर होती है, प्रॉपर्टी सिक्योर होती है, LIC नहीं इंश्योरेंस दोनों मिला करके लाइफ सिक्योर होती है, प्रॉपर्टी सिक्योर होती है, एसेट्स सिक्योर होती हैं, कैपिटल गेन देश के लिए होता है, कैपिटल एसेट्स बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाहे एजेंट के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे कर्मचारी के रूप में हो, चाहे और भी उससे सब्सिडी जो काम चल रहे हैं उनके रूप में हो। नेशनल ग्रोथ में, देश के ग्रोथ में ये साथ देते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क। इन 1991 onward, the Indian government introduced various reform in the financial sector and paving the way for liberalization of Indian economy। जो इंडियन इकोनॉमी को उस मनमोहन सिंह का दौर पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार थी और मनमोहन सिंह उसमें सलाहकार थे या वित्त मंत्री भी थे, सब चीज़ें कर रहे थे और उन्होंने अच्छा समझा, सही समझा। इट वाज ए matter of time before this liberalization affected the insurance sector. A huge gap in the funds required for infrastructure was built, and particularly since much of these funds could be filled by life insurance funds being long tenure funds। जो लाइफ इंश्योरेंस के फंड हो लॉन्ग टेनर फंड होते हैं, जैसे हमने अब कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो उसमें प्रीमियम जमा करे जा रहे हैं, मुझे कब मिलेगा 25 साल में या 20 साल में, 15 साल में, जो भी 30 साल में, वो उस फंड का जो है ना LIC यूज़ करती थी और इससे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस एसेट्स और लोन कुछ भी कर देते थे। Consequently, in 1993, Government of India set up a 8-member committee chaired by the R.N. Malhotra, a former governor of India, Apex Bank, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उन्होंने एक अपनी स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मॉडर्नाइज करने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने देखा, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने वो पूरी कमेटी थी, मल्होत्रा कमेटी थी, उन्होंने पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इंडिया गवर्नमेंट को उन्होंने जनवरी 1994 में अपनी रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में क्या था, 2 ऑफ द की रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इंक्लूडेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर बाय परमिटिंग द एंट्री ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स टू इंटर द बिजनेस ऑफ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना है और एंट्री प्राइवेट सेक्टर को देना है, तभी तो जाके इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ हो पाएगा। ये उनकी अपनी रिकमेंडेशन थी, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। प्राइवेट प्लेयर्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर में आना चालू कैसे हुए, इसी तरह से आए ना चालू। जब उन्होंने रिकमेंडेशन दिया तो रिकमेंडेशन देने के बाद सेक्शन 30 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1950 से entitled the life insurance corporation of having exclusive privilege of carrying out the life business in India, and but now the section 30A of the Act abolishes this exclusive business of LIC of India from the Commercial and the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999। जब 1999 का एक्ट बना, IRD एक्ट बना, उसमें जो ये सेक्शन 38 की जो एक रोक थी, एक तरह से बाधा को खत्म करना किया। तो उससे क्या, प्राइवेट प्लेयर्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर आए, उसे लिए आने लगे, जिसमें से ICICI प्रूडेंशियल लाइफ एंड HDFC स्टैंडर्ड, SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, कोटक महिंद्रा लाइफ, स्टार यूनियन, डाइची, भारतीय एक्सा, बजाज एलियांज, कनारा बैंक, कनारा, HSBC, अवीबा, रिलायंस सहारा भी लाइफ में, टाटा, AIA and ING Life, PNB MetLife, Birla Sun Life, IDBI Federal, India First and Future Generally, Shriram Life and Aegon, Religare and Il Railways Tokyo, DLF Frontiers in 2012 and 13 to 24 in numbers। उस समय तो इतने थे। देयर में भी सब और भी अब तो इस समय बहुत ज़्यादा हो गए, 40 के लगभग प्राइवेट उसमें HDFC में, इसमें भी LIC में भी काफ़ी हो गए हैं। किस वजह से इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर पे ही चल रहे हैं अभी। तो इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर क्या है, बैंक्स विल नाउ भी, जो बैंकों के माध्यम से इंश्योरेंस हो रहे हैं GIC के, LIC के भी, वो
provide customers a choice of the insurance companies whose product can be bought through the bank with the control bank permitting banks to get into insurance broking and बैंकों का ब्रोकिंग के लिए RBI now has licensed norms for entry of bank into the insurance joint venture by requiring a minimum capital adequacy of 10% equity capital up to 1,000 crore and non-performing assets below 3%. Non-performing assets 3%. And however, banks can take up insurance distribution through a corporate agency or a broking structure within the bank without any prior permissions. आपने देखा होगा कि डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में जाकर के हो सकता है कि आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़े, लेकिन बैंक के माध्यम से कुछ प्रीमियम कम पड़ता है, वो ब्रोकिंग में है और उनको वो जो है ना ब्रोकर हैं, बैंक ब्रोकर बना दिए गए हैं, उनको ब्रोकर से रेगुलेट किया जा रहा है, जिस वजह से कुछ डिफरेंस रहता है और सेम बीमा है, सेम वही चीज़ें हैं और उसी तरह से जो है ना आपका क्लेम है, उसी तरह से आपका लाइफ सिक्योरिटी है, उसी तरह से आपकी सिक्योरिटी। Banks that choose to float broking subsidiary and joint venture will however need to obtain a clearance from RBI से तो लेने हैं, रेगुलेटर से तो लेना पड़ेगा। The finance minister in the budget speech 2013-14 announced that the banks will be permitted to act as insurance brokers. उनको परमिट कर दिया गया था। Now insurance joint ventures is subject to the following: banks can choose whether to be tied up the insurance as a corporate agent or become an independent broker. Independent broker भी बन सकती हैं और corporate agent भी बन सकती हैं। जैसा ये मारुति कॉर्पोरेट एजेंट बन चुकी है और बीमा करती है। आजकल OEM के जितने भी लोग हैं वो उनको एजेंसी दे दी जाती है, उनको डायरेक्ट बीमा रहता है। ओनर्स विल बी द बैंक्स टू इंश्योर द सूटेबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड टू दियर कस्टमर्स। वो जो है ना ओनर्स उनके रहेगा, उन्हीं को वो पता। बैंक विल नीड टू हैव ए मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 10% या 3% तो उसके लिए जो उन्हें देना पड़ेगा, उनके पास होना चाहिए। इट पुट्स नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द मल्होत्रा कमेटी। द इंडियन पार्लियामेंट पास द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही हो गया। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री आ गई 2002, 3, 4 से और 2012 तक में 24 थे, 24 जनरल में 24 लाइफ में थे। उसके बाद अभी जो है ना 40-45 तक भी पहुँच चुके हैं। December 2, 1999 with the aim to provide for the establishment of an authority to protect the interest of the policy holders। जैसा भी आप देखते हैं कि to protect the interest of the policy holders, IRDA has been found and IRDA looks into the matters all related to the dispute and grievance raised by the insured। वो उनको है, लेकिन सही सिस्टम है, चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो अलग मैटर है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेशन करते हैं और इनके ऊपर जो है ना कस्टमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी भी है और ऑर्डरली ग्रोथ के लिए भी, इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाए रखने के लिए भी सब चीज़ों का। तो जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972 ये सब खत्म कर दिए गए थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 है। जनरल इंश्योरेंस इन सब में अमेंडमेंट करके प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया गया। और हमारे देश में अभी नाउ चौथा पॉइंट आता है कि इरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन। द IRDA Act 1999 has established the insurance regulatory and the development authority as a statutory regulator। इसका स्टेचुटरी रेगुलेटर मतलब IRDA स्टेचुटरी बॉडी है और रेगुलेटर है इसका। और प्रमोट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए दे आर अथराइज्ड टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन ऑफ एंड टू कंट्रोल द इंश्योरेंस सेक्टर, टू इंटरप्ट द कंट्रोल से जो भी है कर सकते हैं। रेगुलेशन के लिए उनके पास जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ऑल द राइट्स हैव बीन कन्फर्ड टू द कंट्रोलर। जो भी कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस के पास अधिकार थे वो, प्लस प्रोटेक्ट करने के लिए, कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए या इंश्योर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो उनके पास ट्रांसफ़र हो गया। तो इसका मतलब उनका ब्राडर इंश्योरेंस कंट्रोलर ऑफ इंडिया से ज़्यादा ब्राडर रूप में IRDA के पास पावर आ गई। और IRDA वेलफेयर स्टेट है हमारा,
इस वेलफेयर स्टेट में प्रायोरिटी इंश्योर्ड सिटीजन्स को दी जाती है। द मेंबर्स ऑफ द IRDA आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एमंग्स पर्सन्स ऑफ द एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, the knowledge and experience of life insurance, general insurance, actuarial science, finance, economic, law, accounting, administration. The authority consists of a chairperson, not more than 5 full-time members and not more than 4 part-time members. 5 तो full-time members, 4 जो है ना part-time member और 1 चेयरमैन, और ये सारे के सारे का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और दूसरा नंबर उनके यहाँ बोर्ड कमेटियाँ होती है, सब कमेटियाँ होती हैं, और अलग अलग फील्ड है, एक्चुरियल साइंस की फील्ड है, फाइनेंस की फील्ड है, इकोनॉमिक की है, लॉ की है, अकाउंटेंसी की, एडमिनिस्ट्रेशन की है, लाइफ इंश्योरेंस की है, जनरल इंश्योरेंस की है। ये सारे के सारे लोगों को मिला करके हमेशा जो है ना कोई न कोई कमेटी बनाई जा रहती है। ऐसी ही एक कोई कमेटी, एक लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी IRDA के अधीन ही थी सब। उस कमेटी में मैं भी मेंबर था, नॉन वोटर सेगमेंट का, लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी मेंबर। तो अभी आप लोगों ने ये जो एक लम सम में छोटे शार्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया टॉपिक मेन था, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया में कैसे डेवलप हुआ और कैसे उसको ग्रोथ किया गया, तो उसके लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री पे जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया और वो उसकी ड्यूरेटेड हिस्ट्री हमने बताया पुराने ज़माने से लेकर के, और अंग्रेज़ों के पीरियड में भी UK से हमने लिया और आगे आए, पीछे आए, और यूनियन लिस्ट में ये आता है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करता है। और इसके ग्रोथ के लिए 4 चीज़ें बताई, इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें थी। फार्मेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स एंड इरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंश्योरेंस बिजनेस। 4 के अलग अलग विश्लेषण किए, ईयर वाइज विश्लेषण किए, उनकी कौन कौन सी कंपनी कैसे कैसे लगी। 1912 में क्या हुआ, 1912 में वो एक्ट बने, लेकिन वो LIC को कंट्रोल कर रहा था, GIC को कंट्रोल करने के लिए 1938 आ गया। 1938 वाले एक्ट में कंट्रोल किया गया। फिर उसके बाद 1956 में LIC एक्ट बना, तो LIC एक्ट इसका सारा रेगुलेशन LIC एक्ट से हो गया। फिर जिब्ना एक्ट आया 1972, वो सारा कंट्रोल जिब्ना एक्ट के साथ चला गया। कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस था, और साथ में जो है ना वो 4 कंपनियां बना दी गई गवर्नमेंट की थी। और फिर उसके बाद फिर फील किया गया कि जो है ना 90 के बाद पास करने के बाद 91 में 93 में ये मल्होत्रा कमेटी ने 94 में अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद IRDA एक्ट 99 में, 99 के बाद 2002 से फिर प्राइवेट का एंट्री आ गई। तो वो फार्मेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिजनेस का, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, नेशनलाइजेशन LIC का भी, GIC का भी, और एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर का भी इसके अंदर एंट्री कर गए। और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर के एंट्री करने के बाद, इससे पहले भी प्राइवेट थे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स इन इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन से थे वो भी हमने बात किया। इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर कैसे बनते हैं, जो जैसे बैंकें इंश्योरेंस कर रही है तो उसमें जॉइंट वेंचर हो सकता है, उसके रूल अलग से रूल्स रेगुलेशन के विषय में बात किया। और इरा है प्राइवेटाइजेशन, अभी जो इरा है वो प्राइवेटाइजेशन का है। IRDA कंट्रोलर है, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और उसके पास जो भी जो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने रेगुलेट करने के लिए, IRDA ग्रोथ के लिए जो भी कुछ कर सकता है वो सारे रेगुलेशन बनाता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा। जिसमें से शुरू करते हैं एजेंट है, ब्रोकर है, इंश्योरेंस कंपनी है, और इंटरमीडियरीज है। इंटरमीडियरीज में सर्वेयर भी, लॉस एसेसर भी हैं, साथ में और भी बहुत एजेंसीज हैं जो नए डेवलप हुई हैं। सबको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, ऑर्डरली ग्रोथ के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं। रेगुलेशन बीच में आते रहेंगे। आशा है कि आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश किया होगा, समझे हैं तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और लोगों को ज्ञान देंगे। और ख़ास तौर से लाइसेंसिएट की डिमांड पर मैंने बनाया है। लाइसेंसिएट और स्टूडेंट मेंबर दोनों के लिए है। स्टूडेंट मेंबर को वगैरह को एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम सर्वेयर के एग्ज़ाम में भी जो 01 के लिए भी फ़ायदेमंद है। कुछ चीज़ें इसमें से मिल जाएंगी आपको, टिक करने में आसानी होगी। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ऐसे ही
आगे भी इसको बढ़ाएंगे, वीडियो बढ़ती जाएगी, जिससे आपको इस पे हेल्प मिले और हेल्प मिल आशा है कि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और कामना करते हैं कि सब अपने अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।